गार्टनर का चैप्टर नंबर 39 की समरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया था उन्होंने लंग्स की दो सर्कुलेशन होती हैं, एक प्लूरल सर्कुलेशन, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक में हाई प्रेशर लो ब्लड, एक में लो प्रेशर हाई ब्लड। ठीक है, जिसमें हाई ब्लड लो प्रेशर होता है वो आपके पास कौन सी होती है, प्लूरल सर्कुलेशन, और दूसरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक हो गई बात। फिर आगे आती है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनकी आम आर्टरी से वॉल थिकनेस कम होती है, पल्मोनरी आर्टरीज का बाकी आर्टरीज से डायमीटर ज़्यादा होता है, इस वजह से पल्मोनरी आर्टरीज की जो कंप्लायंस है वो लार्ज होती है। ठीक हो गई बात। फिर ब्रोंकियल वेसल्स का जिक्र किया हुआ था कि वो आपकी लंग्स को ऑक्सीजनेट करने के काम आती हैं, और कर करा के ये जो ब्रोंकियल वेसल्स हैं ये ड्रेन कहाँ पे होती हैं, याद रखिएगा, ब्रोंकियल वेसल्स पल्मोनरी वेन्स के अंदर ड्रेन होती हैं। ठीक हो गई बात। फिर लिम्फेटिक्स भी मौजूद होते हैं, लिम्फेटिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। लिम्फेटिक्स का काम क्या होता है, जो पार्टिकल्स आपके एंटर हो चुके हैं हवा में उनको रिमूव कर देती हैं। तो ये लंग्स में आपने पल्मोनरी वेसल्स, ब्रोंकियल वेसल्स और लिम्फेटिक्स तीन चीज़ें डिस्कस कर ली। गार्टन के चैप्टर के पहले पेज पे ये तीन चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रेशर क्या होता है। बेसिकली प्रेशर आपके पास राइट वेंट्रिकल में जो है वो बहुत कम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। सिस्टोलिक प्रेशर भी कम होता है, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम होता है। ठीक हो गई बात। ये तो मैंने आपको राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बता दिया। अब अगर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर आप मेरे से पूछें जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, तो याद रखिएगा सिस्टोल के दौरान पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर राइट वेंट्रिकल के बराबर होता है। अलबत्ता डायास्टोल में राइट वेंट्रिकल का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इतना कम नहीं होता। तो डायास्टोल में पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, मतलब पेज 510 पे लिखा हुआ है मीन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो आपके आम कैपिलरी प्रेशर से कम होता है। यानी पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर कितना होता है, 7 mmHg। बाकी बॉडी कैपिलरीज का प्रेशर कितना होता है, 17 mmHg। गुड हो गया। फिर आता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज मेजर्ड बाय पल्मोनरी वेज प्रेशर। वो एक खास मेथड था आपके पास जिसमें वेज यूज करते थे हम, वो वेज फंस जाती थी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रिया में डायरेक्टली कैथेटर नहीं डाला जा सकता, हम एक इनडायरेक्ट मेथड वेज प्रेशर मेथड से इसको मेजर कर लेती हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये जो लंग्स होती हैं ये ब्लड का रेजर्वॉयर भी होती हैं। वैसे तो इनके अंदर 9% ऑफ द ब्लड होता है, लेकिन ये ब्लड का रेजर्वॉयर भी होती हैं। यानी इनके अगर हेमरेज हो जाए तो ये ज़्यादा ब्लड निकाल देती हैं, ज़्यादा ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के पास भेज देती हैं। ठीक हो गया। फिर आता है कार्डियक पैथोलॉजी। अगर कोई हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, कोई हार्ट फेलियर हो गया है, हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, लंग्स के अंदर एडिमा होगा, लंग्स के अंदर ज़्यादा ब्लड चला जाएगा। हम कह सकते हैं कि देखें अगर ब्लड लंग्स में ज़्यादा जा रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज़्यादा जा रहा है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाता है, तो कोई हर्ज नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ठीक होगी। उसके बाद आता है कि ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स जो होता है वो कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर आगे वो कहते हैं कि जो ब्लड फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है वो किस तरह से हो रहा होता है। ब्लड फ्लो लंग्स की उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उन जगहों पे कम होता है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। बड़ा सियाना होता है, ये देख लेता है जिस एल्वेला के पास ज़्यादा ऑक्सीजन हो ना वहाँ पे ज़्यादा ब्लड चला जाता है ऑक्सीजन मांगने। और जहाँ ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल मौजूद होता है हमारे अंदर। ऐसा कैसे होता है, जिस जगह हाइपोक्सिया होती है, जिस जगह पे एल्वेला में कम ऑक्सीजन है ना वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसका कोई ऐसा मुश्किल चीज़ तो है कोई नहीं। ठीक होगी बात। फिर हम देखते हैं तीन तरह की जोन्स होती हैं। जोन 1 वो होती है जिसमें ब्लड कैपिलरी के अंदर किसी सूरत ब्लड नहीं जाता। जोन 2 वो होती है जिसके अंदर सिस्टोल के अंदर ब्लड जाता है, डायस्टोल में नहीं जाता। और जोन 3 वो होती है जिसमें चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो, कैपिलरी के अंदर ब्लड जाता ही जाता है। नॉर्मल इंसान के अंदर हार्ट के मिड लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर आपके पास जोन 2 होती है और यहाँ से नीचे नीचे आपके पास जोन 3 होती है। ये लंग्स में दो जोन्स नॉर्मल इंसान में मौजूद होती हैं। अलबत्ता अगर इंसान लेटा हुआ है तो फिर सारी लंग के अंदर ही जोन 3 होगी। और अगर इंसान प्रेशर वाली एयर को ब्रीद इन कर रहा है, यानी पॉजिटिव प्रेशर वाली एयर को ब्रीद इन कर रहा है, तो फिर हो सकता है कुछ एरियाज में जोन 1 भी डेवलप हो जाए। ठीक है। और अगर इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर भी सारी लंग्स में जोन 3 डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया। आगे आती हैं सीधी साधी बातें कि अगर आपकी लंग्स में हम ज़्यादा ब्लड भेजना शुरू कर दें तो क्या होता है। एक तो नंबर ऑफ ओपन कैपिलरीज बढ़ जाती हैं, दूसरा कैपिलरीज की डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ जाती है, और तीसरा पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर भी थोड़ा सा रेज कर जाता है। चूंकि हमने कैपिलरीज, नंबर ऑफ कैपिलरीज बढ़ गई हैं और डिस्टेंडिंग कैपिलरीज मतलब डायलेट हो गई हैं, तो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर बहुत थोड़ा बढ़ता है।
ठीक। चूंकि पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर बहुत थोड़ा बढ़ता है तो इसलिए हार्ट की एनर्जी भी बच जाती है और एडिमा से भी बच जाते हैं। अगर ये पहले दो काम ना होते तो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, हार्ट की एनर्जी भी ज़्यादा यूज होती और एडिमा भी हो जाता। ठीक हो गया। फिर आता है लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो अगर 7 से 8 mmHg तक राइज करे तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर 7 mmHg से ज़्यादा हो जाए लेफ्ट एट्रियल प्रेशर तो फिर आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। 7 mmHg तक लेफ्ट एट्रियल प्रेशर का इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर को मतलब पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर को इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद आता है कि जो एल्वेलाई है उसकी जगह इतनी ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं कि हम कहते हैं एल्वेलाई की वॉल में एक ब्लड जो है वो एक शीट ऑफ फ्लो होता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत क्लोज क्लोज होती हैं, एक तरह की एक शीट फॉर्म हो जाती है। फिर आता है आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है वो हम एग्जैक्टली मेजर तो नहीं कर पाते, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे होता कितना है 7 mmHg। ठीक है, वो अब यहाँ पे डिस्कस किया था 7 mmHg। यहाँ अब वो ये बता रहे हैं कि वो हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते, अलबत्ता आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड से हम मेजर कर लेते हैं उसको। ठीक हो गया। फिर पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ब्लड कितनी देर के लिए रहता है, तकरीबन 0.8 सेकंड के लिए रहता है। अलबत्ता जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होगा तो फिर थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर ऑलमोस्ट 0.3 सेकंड के लिए रहेगा। ठीक हो गया। वैसे बताते हैं कि पल्मोनरी कैपिलरीज का जो प्रेशर है वो आपकी बाकी बॉडी की कैपिलरी से थोड़ा होता है, ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो गई। उसके अलावा वो बताते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर है लंग्स में वो बाकी बॉडी की निस्बत ज़्यादा नेगेटिव होता है। अभी हम पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं लंग की कैपिलरीज के। पहला पैरामीटर क्या बताया है कि पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रेशर बाकी बॉडी की कैपिलरी से कम होता है। दूसरा क्या कि लंग्स के इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर बाकी बॉडी से ज़्यादा नेगेटिव होता है। तीसरा क्या कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लंग्स में बाकी बॉडी से कम होता है। और चौथा उन्होंने बताया हुआ है कि चूंकि एल्वियोलर वॉल्स बहुत थिन होती हैं इसलिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमने सारे प्रेशर कम रखे हैं। अगर ना होते तो भाई एल्वियोलर वॉल्स रप्चर ही ना कर जाए, मसला है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं आपके पास कि लिटिल ये जो सारी फोर्सेस हैं इन सारी फोर्सेस का नतीजा क्या होता है कि नेट आउटवर्ड फ्लो होता है आर्टरी से कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। बहुत थोड़ा थोड़ा फ्लूइड निकलता रहता है और ये फ्लूइड लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस चला जाता है आपके पास। अच्छा, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपके पास नेगेटिव प्रेशर होता है, इस नेगेटिव प्रेशर का फायदा क्या होता है कि एल्वेलाई ड्राई रहती हैं। अगर एल्वेलाई में कभी कोई फ्लूइड आ भी जाए तो नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर उस फ्लूइड को पुल कर लेता है, सक कर लेता है और एल्वेलाई हमारे पास ड्राई रहती हैं। फिर आता है पल्मोनरी एडिमा। दो कॉजेज है पल्मोनरी एडिमा के, या तो हार्ट की कोई पैथोलॉजी हो गई है लेफ्ट हार्ट की, या फिर आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन इन्फेक्शन हो गई है। ये पैथोलॉजी होगी तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज का प्रेशर बहुत इंक्रीज कर देगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा। और अगर ये मेम्ब्रेन की कैपिलरीज की मेम्ब्रेन इन्फेक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, तो भी ये होगा कि कैपिलरी से ज़्यादा फ्लूइड बाहर आ जाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन सही से काम नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एडिमा हो जाएगा। काफी हमारे पास सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी कि 21 mmHg तक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कुछ नहीं होगा, 21 mmHg से ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एडिमा हो जाएगा। तो हम 21 mmHg को क्या कहते हैं, हमारा ये सेफ्टी फैक्टर है। ठीक हो गया। फिर सेफ्टी फैक्टर इंक्रीज कर देता है क्रोनिक कंडीशंस में, यानी आम आदमी के अंदर तो ये 21 mmHg है, लेकिन जिस आदमी में कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा एडिमा का खदशा है उस आदमी में नेचुरली क्रोनिक कंडीशन की वजह से सेफ्टी फैक्टर इंक्रीज कर जाता है, 21 mmHg से भी ऊपर चला जाता है। ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ऑलराइट, वो कहते हैं व्हेन प्रेशर राइजेस स्लाइटली अबव द सेफ्टी फैक्टर तो एडिमा हो जाता है, यानी अगर सेफ्टी फैक्टर से ऊपर चला गया प्रेशर तो भाईजान फिर तो मौत है। ठीक हो गई बात। फिर बातें आ जाती हैं प्लूरल कैविटी की। प्लूरल कैविटी दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में होती है, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स होते हैं जिसकी वजह से प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में से फ्लूइड ट्रांसयूट कर सकता है। प्लूरल कैविटी के अंदर फ्यू मिलीलीटर फ्लूइड होता है, अगर फ्लूइड ज़्यादा हो तो लिम्फेटिक वेसल्स उस फ्लूइड को निकाल लेती हैं, निकाल के मीडियस्टम में ले जाती हैं, सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम में ले जाती हैं, लेटरल टू पैरेटल प्लूरा में ले जाती हैं, लेकिन यहाँ से निकाल लेती हैं। ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड निकाल लेती है ना, इसकी वजह से प्लूरल कैविटी के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। ये नेगेटिव प्रेशर बड़ा काम का प्रेशर है, इसकी वजह से जो लंग्स हैं वो हम पुल करते रहते हैं, कोलैप्स से बचा के रखते हैं। तो ये आपने देखा था नेगेटिव प्रेशर ऑफ द लंग्स ऑफ द प्लूरा, द नेगेटिव प्रेशर ऑफ द प्लूरा पुल्स द लंग्स। ठीक हो गया। एंड में आता है प्लूरल एफ्यूजन, इसको आप एडिमा ऑफ द प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। इसके क्या कॉजेज हैं,
वैसे वजह तो यही होगी कि फ्लूइड ज़्यादा आ जाता है अंदर। क्यों ज़्यादा फ्लूइड आता है? या तो भाईजान लिम्फेटिक्स में कोई ब्लॉकेज हो गई है कि लिम्फ फ्लूइड को लेके नहीं जा रहा, या कोई कार्डियक फेलियर हो गया कि प्रेशर इतना इंक्रीज करके कि फ्लूइड इसमें आई जा रहा है, या कोई रिड्यूस प्लाज्मा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया कि ज़्यादा प्रेशर इसमें आई जा रहा है, या कोई इन्फेक्शन ऐसी हो गई है, कोई पैथोलॉजी ऐसी हो गई है, कोई स्वेलिंग ऐसी हो गई है कि आपकी इसके अंदर ज़्यादा फ्लूइड आ गया है। बहरहाल इन सारे कॉजेज से होगा कि आप प्लूरल कैविटी में ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा और एज अ रिजल्ट प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास समरी थी, इट्स जस्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिएगा, 2 पार्ट्स में इस चैप्टर की वीडियो मौजूद है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल कर एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।